माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज़हीरियम एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस या फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे कि किन बुनियाद पे या किन वजूहात की बिना पे हमारे पास ये कम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन करते हैं। इनके लिए हमारे पास जो कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं कम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन के लिए वो क्या है। फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हम इनकी जो हमारे पास पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सेंट्रल मेटल एटम को पढ़ेंगे। साथ में हम लीगेंड्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लीगेंड को पढ़ेंगे। फिर इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम इसमें किलेटिंग या किलेटिंग कंपाउंड को पढ़ेंगे। डेंटेंसी, जो हमारे पास डेंटेट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो कंप्लीट टॉपिक को कवर करने के लिए, साथ में नोट्स बनाने के लिए फेडरल, केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी पॉइंट इसमें हैं वो आप इस लेक्चर से कवर कर सकते हो। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम देख लें, जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हमारे पास यहाँ पे इनके दरमियान में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट। फिर अगर हम देख लें, जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सोडियम लूज कर लेता है और ये गेन कर लेता है। तो इनमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड बनने लगता है यहाँ पे वो आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयोनिक। तो ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड इन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं कि वो हमारे पास जो एग्जैक्ट कोवेलेंट, सिंपल जो कोवेलेंट होते हैं उनकी तरह नहीं होते, या जो हम कहते हैं आयोनिक, ये उनकी तरह बिहेव शो नहीं करते, बल्कि इनका अपना जो है ना एक खास बिहेवियर होता है, उनकी खास अपनी एक फॉर्मेशन होती है और वो हमारे पास इस किस्म के कंपाउंड है, इस किस्म के। तो ये किस तरह बनते हैं? जब हम पोटाशियम साइनाइड को फेरस साइनाइड के साथ मिलाते हैं, फेरस साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड को फेरस साइनाइड के साथ जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड नतीजे में मिलेगा उसको हम कहते हैं पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट। और इस पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हमारे पास पोटाशियम और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक। लेकिन जब हमने इनको जांच लिया है, इसको हमने जब इन्वेस्टिगेट कर लिया तो ये हमारे पास जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होता है या सिंपल आयोनिक कंपाउंड होता है उसकी तरह बिहेवियर शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ खास किस्म की मैकेनिज्म शो होगी, यहाँ पे कुछ दूसरा तरीक़ाकार यहाँ पे मौजूद होगा। इसको पढ़ते हैं। जब हमने पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट को वाटर में डाल दिया, पहले हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी जब हम रिएक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे इससे हम वाटर को एवापोरेट कर लेते हैं। वाटर को जब हम वाटर को एवापोरेट कर लेते हैं तो हमारे पास नीचे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट रह जाता है। जब हम पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट को वाटर में फिर डाल देते हैं, वाटर में, तो हमारे पास इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास ये फेरम और जो साइनाइड ग्रुप है इसकी डिसोसिएशन नहीं होती, बल्कि हमारे पास इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट और पोटाशियम आयन जो होते हैं इनकी डिसोसिएशन होती है। तो हमारे पास एक जो ये ब्रैकेट वाला कंपाउंड है इसकी डिसोसिएशन होती है और दूसरा हमारे पास ये पोटाशियम आयन की डिसोसिएशन होती है। तो ये हमारे पास सिंपल पोटाशियम आयन है। लेकिन जो ये ब्रैकेट है
इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसमें आयरन है ट्रांजिशन एलिमेंट और साथ में इसके साथ जो अटैच एटम है वो है। इस सब को, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट को, इसको हम फिर कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देते हैं इसको कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है असल में यहाँ पे ना तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना तो सिंपल आयोनिक बॉन्ड होता है, बल्कि इसमें तीसरी किस्म का जो हमारे पास बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन और जो हमारे पास साइनाइड ग्रुप है इस पे -1 चार्ज है। ये साइनाइड ग्रुप आयरन के गिर्द जमा होकर हर एक साइनाइड आयन आयरन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस वजह से हम इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ जब पोटेशियम आयन मिल जाए तो इस सारे कंपाउंड को हम फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इस सारे कंपाउंड को फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मतलब ये कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड की मदद से आयोनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास मिलेगा। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनमें हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, इन भी हमारे पास चार्ज डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, जब हम FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इसको जब हम वाटर में डाल देते हैं तो इनके दरमियान में ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि ये वाटर में आयोनाइज नहीं होता। मतलब ये कि जब हम वाटर में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको डाल दें तो ये वाटर इसको डिसोसिएट नहीं करता आयरन और साइनाइड आयन में। इसका मतलब ये है कि जो स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके दरमियान में बॉन्ड जो बनेगा आयरन और जो हमारे पास इनके दरमियान में ये जो एटम अटैच हुए हैं या जो आयन अटैच हुए या जो मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं वो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे स्टेबल होगा और इसकी डिसोसिएशन वाटर नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके दो हिस्से हैं। एक हमारे पास है ये जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। देख ले यहाँ पे ये सेंटर में मौजूद है, सेंटर ये मेटल है, मेटल ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक का और ये हमारे पास मेटल है और ये सेंटर में मौजूद है, इस वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है CMA। तो ये CMA है, CMA। हम आगे जो है ना इसको CMA बोलेंगे। फिर इसके गिर्द जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंड हो जाते हैं और इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या जिसमें इजाफी इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करते हैं। इसको हम लीगंड कहते हैं, लीगंड। तो मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, लीगंड, LIGANDS, लीगंड्स। तो ये हमारे पास लीगंड्स है। तो जो हमारे पास लीगंड्स है और इनके दरमियान में जो सेंट्रल मेटल एटम है ये सब मिलके हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हमारे पास खास तौर पे यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब इसके साथ ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे माइनस चार्ज है और वो 4 माइनस है, 4 माइनस। हर एक के लिए पॉजिटिव पोटेशियम आकर हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास मिलेगा। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये है इसका मैकेनिज्म जिसकी मदद से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और इसकी वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, जो हमारे पास आयरन होता है इसके डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हमारे पास इसका S होता है उसके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये Fe+2 की फॉर्म में होता है, Fe+2 ये +2 है, तो यहां से ये इस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। तो साइनाइड आयन के साथ इजाफी इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो ये इजाफी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इस ऑर्बिटल को डोनेट करता है, इस ऑर्बिटल को एक डोनेट करता है, इसको एक डोनेट करता है यहाँ पे, और इसको जो है ना 2 साइनाइड आयन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देती है। तो इस वजह से हमारे पास जो डोनेशन की
डोनेशन के जो चांसेस है वो पैदा हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके जो d ऑर्बिटल है या जो अब इसका जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लिगेंड अप्रोच करेंगे, लिगेंड, इसको हम लिगेंड कहते हैं। तो नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ अगर हमारे पास दूसरे आयंस अटैच हो जाए और कंप्लीट कंपाउंड बना दे, इसको फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। जिस तरह यहाँ पे देख लो, एक K4 है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो अंदर है ये दूसरा पार्ट। तो इसके दो हिस्से हैं, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ये पोटेशियम और दूसरा हमारे पास राइट साइड पे है ये ब्रैकेट। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो पोटेशियम है ये केटायनिक फॉर्म में है और ये हमारे पास आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्फीयर से, या हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, बाहर। अब इसकी और इसके दरमियान में कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हमारे पास यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। तो ये जो हमारे पास है ये आउटसाइड है, आउटसाइड। अब हमारे पास ये दूसरा जो हिस्सा होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, FeCN6 होल पावर -4, इस पे -4 चार्ज है, -1 -1 -1 -1, एक के इसके लिए दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 के इसके लिए आ जाते हैं। आप अगर इस तरह अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे +-4 भी लिख सकते हो, -4, और यहाँ पे इसके साथ K4 भी लिख सकते हो। लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए यहाँ पे आपको विजुअल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को देखकर समझ आ जाए। तो जो हमारे पास ब्रैकेट में है ये इनायनिक फॉर्म में है, इनायनिक फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म में है ये जरूर इनाइन ही होगा। ये हमारे पास इनाइन भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इनाइन में हमारे पास जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इनके दरमियान में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मौजूदगी में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा तो दूसरा हमारे पास इसके साथ सब्सटेंस अटैच होंगे, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड जो बनेगा, जो ओवरऑल कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर इसमें हमारे पास इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसके दो हिस्से हैं। एक हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास Fe, जो मेटल होगा वो सेंट्रल पार्ट होगा, और जो हमारे पास लिगेंड होंगे वो इसके गिर्द सराउंड होंगे, सराउंड लिगेंड। तो ये हमारे पास लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसके दो हिस्से हैं, ये ब्रैकेट के दो हिस्से हैं, एक ये लिगेंड और दूसरा हमारे पास मेटल। अच्छा, तो ये थी हमारे पास कुछ शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड का जो हालत होता है ये इन चीजों पे मुश्तमिल होता है। मजीद इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड असल में ये डबल साल्ट भी हो सकते हैं, डबल साल्ट, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे जिस चीज का हमने तस्करा किया है वो असल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थी ये असल में हमने यहाँ पे इसका जिक्र कर लिया है यहाँ पे। लेकिन डबल साल्ट भी है, डबल साल्ट भी FSC की बुक्स में मौजूद है, फेडरल में नहीं है लेकिन KP की बुक में मौजूद है। और हमारे पास इसके कंसेप्ट को समझने के लिए चाहे वो KP में हो, चाहे वो फेडरल में हो, या चाहे दूसरों जो टेक्स्ट बुक में हो उसमें भी हो, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। तो डबल साल्ट हमारे पास स्टेबल सॉलिड साल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास जब हम इनको वाटर में डाल देते हैं तो ये कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाते हैं। डबल साल्ट असल में दो साल्ट होते हैं, दो साल्ट। ये किस तरह बनते हैं? जब हम दो सॉल्युबल साल्ट आपस में मिक्स कर लें इक्विमोलर अमाउंट में, सेम मिकदार में, और उनको हम सॉल्यूशन में मिक्स कर ले, सॉल्यूशन बना दे उसका, फिर उसके बाद उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। उनकी हम जब देखते हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है और नतीजे में हमारे पास उससे साल्ट बनता है, और वो साल्ट हमारे पास डबल साल्ट बनता है। तो डबल साल्ट यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट है और दूसरा हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है। इसके साथ हमारे पास जो वाटर होते हैं वो इनके क्रिस्टल में ग्रैप हो जाते हैं, क्रिस्टल में इनका जो हमारे पास क्रिस्टल होता है ये इनके दरमियान जो स्पेसेस होती है उनमें ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से हम इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये डबल सॉल्ट है। जब भी हम डबल सॉल्ट को वाटर में डाल दें, जब भी हम डबल सॉल्ट, ये पूरा डबल सॉल्ट है, इसको कहते हैं पोटाश एलुम। तो जब हम इनको वाटर में डाल दें तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन, पोटाशियम आयन और सल्फेट आयन में स्प्लिट हो जाता है। मतलब ये कि ये स्टेबल सॉल्ट नहीं है जब हम इसको सॉल्यूशन में डाल दें, लेकिन सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है। तो ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ये हमारे पास स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है जो लिक्विड की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये हमारे पास ये ब्रेक हो जाते हैं, इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जब हम सॉल्यूशन में जो मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर में हमारे पास जो एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सल्फेट होते हैं, उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट हमारे पास एल्यूमिनियम के जो सल्फेट्स होते हैं, बाकी सल्फेट दूसरे, उनकी तरह टेस्ट देता है। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बनते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो जाते हैं, और जो टेस्ट हम देखते हैं वहां पे वो एल्यूमिनियम सल्फेट की तरह जो दूसरे जगहों पे या दूसरे एक्सपेरिमेंट में एल्यूमिनियम सल्फेट की टेस्ट होते हैं, और जो वो आइडेंटिफिकेशन उससे हम अखज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे बनता है। फिर अगर हम यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का जो टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट, वो कर ले, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पोटेशियम सल्फेट के जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, यहाँ पे भी जो है ना हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब हम वाटर में डालते हैं इसको तो ये हमारे पास इंडिविजुअल एल्यूमिनियम सल्फेट और इंडिविजुअल पोटेशियम सल्फेट में स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब ये कि जो हमारे पास ये हालत होगा, तो इस हालत में हमारे पास इनकी इंडिविजुअल जो खूबी होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम इससे मिक्सचर बना ले, तो जब मिक्सचर हम बना ले तो इसके मिक्सचर में एल्यूमिनियम सल्फेट की अपनी खूबी और पोटेशियम सल्फेट की अपनी खूबी और अपने अपने कंफर्मेशन टेस्ट देंगे ये हमें। तो ये है हमारे पास डबल सॉल्ट की कहानी। अब कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास डिसोसिएट इन वाटर इनटू टू पार्ट्स, ये भी हमारे पास डिसोसिएट होते हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा इसका डिसोसिएट होगा? क्या हमारे पास इफ ई और सी इनके दरमियान में बॉन्ड टूटेगा, या जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इनके दरमियान में और पोटेशियम आयन के दरमियान में बॉन्ड टूटेगा? तो बिल्कुल जो हमारे पास पोटेशियम आयन है ये इससे वाटर में अलग हो जाते हैं और ये स्फीयर अलग रह जाता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता वाटर में। तो दो हिस्सों में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग हो जाते हैं। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर रह जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जिक्र किया भी है, और एक हमारे पास जो आयन होते हैं इनके साथ जो अटैच आयन होते हैं, ये पोटेशियम के जो आयन होते हैं ये नेगेटिव स्फीयर पे है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करके या न्यूट्रलाइज करके इसके साथ अटैच रह जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा हमारे पास आउटसाइड जो आयन होता है स्फीयर के वो अलग हो जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे जो K4 होता था, K4, तो ये K4 ऊपर उसके साथ जो यहाँ पे K4 होता था, जब हम इसको वाटर में डाल देते तो यहाँ पे एक 4 K4 मिलेंगे पॉजिटिव, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें जो हमारे पास ये कंपाउंड मैंने दिया है मिसाल में, तो अगर हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे देख लें, जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर उसके साथ यहाँ पे कोई पॉजिटिव एटम अटैच हो, उसको वाटर में डाल देते हैं, तो ये पॉजिटिव एटम इससे अलग हो कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देगा वो नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, साथ में हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसके साथ अगर हम ले लें क्लोरीन 3 और इसको अगर हम क्लोरीन के साथ वाटर में अगर हम इसको डाल दें, तो वाटर में डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे हमें मिलेगा CONH3 जो 6 होंगे यहाँ पे, वो प्लस फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हमारे पास निकल जो है ना, हमारे पास अगर हम देख ले टेट्रा कोबाल्ट अगर हम इसके साथ अटैच कर ले 4 कोबाल्ट, तो हमारे पास जो कोबाल्ट होगा,
सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निकल के साथ अगर हम 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच कर ले तो हमारे पास ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। और ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड की मौजूदगी में जो निकल होगा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो नहीं होगा, जिसमें ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, और हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। दूसरा अगर हम देख लें यहाँ पे, तो एक तो हमने यहाँ पे ये मिसाल लिया है हेक्सासियानोफेरेट वाला जिसके साथ पोटेशियम है। अब हम दूसरे यहाँ पे एक और मिसाल दे देते हैं यहाँ पे, जिसमें सोडियम अटैच है एक दूसरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, जिसमें Fe है, Fe यहाँ पे ये Fe है, Fe। तो Fe अटैच है 5 साइनाइड ग्रुप और एक नाइट्रोसाइल ग्रुप के साथ, इसको कहते हैं नाइट्रोसाइल ग्रुप, ये साइनाइड है। तो ये हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसका हमारे पास नाम होगा पेंटासियानो नाइट्रोसाइल फेरेट 3। ये 3 इस वजह से हम लगाते हैं क्योंकि इसमें आयरन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3, और हमारे पास इसके साथ सोडियम बाहर अटैच होता है। तो सोडियम को पहले लिखेंगे ये कीटाइन है, और जब एनाइन हम लिखेंगे तो एनाइन को उसके बाद हम लिखेंगे पेंटासियानो नाइट्रोसाइल फेरेट 3। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ये एक प्लेन में होंगे, ये उसके नीचे और ये उसके ऊपर, और इसके 8 फेसेस होंगे, 8 फेसेस, तो इस वजह से इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म के हमारे पास लिगेंड अटैच है, 2 किस्म के। एक किस्म का हमारे पास इसमें है साइनाइड लिगेंड, साइनाइड, ये साइनाइड है, ये सारे हमारे पास साइनाइड है, 5 साइनाइड। इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जब साइनाइड को देखते हैं हम तो साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Fe पे +2 चार्ज है, तो -5 +3, तो ओवरऑल स्फीयर होगा -5 +3। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे तो स्फीयर पे -2 चार्ज आ जाएगा, -2। तो वो -2 यहाँ पे है, देख ले। एक माइनस को एक सोडियम सेटिस्फाई करेगा, दूसरे माइनस को दूसरा सोडियम सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे ये नाइट्रोसाइल ग्रुप है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है। एक पॉइंट आप नोट कर ले थोड़ा, नाइट्रोसोनियम आयन अक्सर हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर इस किस्म का कंडीशन हो, इस किस्म का, तो इस किस्म की कंडीशन में नाइट्रोसोनियम न्यूट्रल होकर इसको सेटिस्फाई कर सकता है जब न्यूट्रल हो। अगर हम इसको पॉजिटिव कर ले तो हमारे पास यहाँ पे -1 चार्ज आएगा और यहाँ पे सोडियम 1 आएगा। बहरहाल यहाँ पे नाइट्रोसाइल जो है ये हमारे पास न्यूट्रल लिया है, तो जिसमें हमारे पास 5 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, -2 ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज, और वो -2 होगा। तो ये है हमारे पास एक दूसरा मिसाल जिसको हम समझ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये हमारे पास आयोनाइजेबल आयन है, और ये ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने जाना है, उनमें जो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको मालूम किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। ये 1893 में इसने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की थी, और उसके बाद हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। तो हमारे पास पहले 1890 से पहले ये गिवन जो कंपाउंड मैंने दिया है, जिसमें कोबाल्ट है, 3 क्लोरीन है और 6 NH3 है, इसके नेचर पे कोई समझ नहीं सकता था कि मतलब ये किस किस्म का नेचर रखता है, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते थे तो वो गुमान करते थे कि हमारे पास अमोनिया, क्लोरीन और कोबाल्ट अलग अलग आयोनाइज फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इस तरह का किस्सा कोई वहां पे नहीं होता था। फिर जब हमने देखा कि अल्फ्रेड वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो अल्फ्रेड वर्नर ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट शो किया है या जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो कुछ यूं दिया है कि असल में जो COCl3.6 NH3 है, इसको जब हम वाटर में डाल देते हैं, वाटर में, तो ये हमारे पास ये जो हालतें हैं जिसमें 3 क्लोराइड आयन है और एक हमारे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन रहा है जिसपे +3 चार्ज है, जिसमें एक कोबाल्ट, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल इसके गिर्द सराउंड होते हैं। इस किस्म का हमारे पास डिसोसिएशन होता है, और ये हमें जो है सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने ये कंसेप्ट दिया था।
तब जाके हमने जो है ना यहाँ पे जान लिया है कि जो हमारे पास सबसे पहला डिस्कवर्ड जो हमें मालूम हुआ था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड असल में CONH3 उसके साथ 3CH Cl3 था। तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी असल रिप्रेजेंटेशन है ये हमने बाद में करेक्ट कर ली कि इसको इस तरह लिखना मुनासिब नहीं होगा। इसकी जो हमारे पास सही निशानदेही होगी लिखने की वो हमारे पास इस किस्म की होनी चाहिए जिसमें जो एक आयन है वो एक स्फीयर की फॉर्म में मौजूद होगा और जो हमारे पास ये क्लोरीन है 3 क्लोरीन ये स्फीयर से बाहर मौजूद होंगे। जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो अब ये समझ में आ सकता है कि ये आयनाइजेबल में ये एक किस्म के आयन देंगे और जो स्फीयर होगा ये दूसरी किस्म का आयन देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पीशी है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये सबसे पहला ट्रांजिशन कंपाउंड है जिसको मालूम किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। इससे पहले हमारे पास ट्रांजिशन कंपाउंड की कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी और ये डिस्कवरी या ये मालूमात हमें 1893 में हुई थी। अल्फ्रेड वर्नर को ट्रांजिशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इसमें जो हमारे पास खिदमात है या जो हमारे पास इसने ये डिस्कवर किया था इसकी वजह से 1913 में इसको नोबेल प्राइज से नवाजा था और इसको नोबेल प्राइज भी मिला है इसी डिस्कवरी की बुनियाद पे। अच्छा, इसकी हमारे पास किस तरह अरेंजमेंट होती है? एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है कोबाल्ट, इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसके साथ न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं 6NH3 इसके सराउंड होते हैं। ये एक स्फीयर बना देता है, एक स्फीयर। और ये जो +3 है ये ओवरऑल +3 है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास +3 होगा जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव क्लोराइड आयन जो होंगे ये 3 क्लोराइड आयन होंगे और वो हमारे पास ये इनडायरेक्ट अटैच होंगे कोबाल्ट के +3 के साथ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे। बहरहाल समझने की जो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है जो सबसे पहले हमारे पास मालूम हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो असल में यहाँ पे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हमारे पास जो कंपाउंड है ये कंपाउंड हमें मालूम हुआ था। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनमें एक तो जो ये बैरूनी हिस्सा होता है जो हम कॉमन आयन इसको कहते हैं, सिंपल जो आयन होता है ये होता है। दूसरा इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स पोर्शन या जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो ब्रैकेट में है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये ओवरऑल जो हिस्सा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सेंट्रल मेटल एटम और ये हमारे पास लिगेंड और ये हमारे पास लिगेंड की तादाद है, कितने लिगेंड इसके साथ अटैच है। अच्छा, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले यहाँ पे ये टेट्रा एमाइन कोबाल्ट कॉपर जो है इस पे ओवरऑल ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो सकता है, इस पे प्लस चार्ज आ सकता है, ये केटाइन की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ऑलरेडी इसके साथ इसके बारे में, तो हेक्सासियानोफेरेट इस पे अगर हम देख लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस पे जो चार्ज होगा इस पे -6 चार्ज होगा और इस पे +2, तो -6 +2 -4 चार्ज इस पे आ जाएगा जो कि अलजेब्रिक सम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलता है हमें। तो ये एनायनिक भी हो सकता है, इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं कोबाल्ट कह रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकल इनके हमारे पास यहाँ पे इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये जो चार्ज होगा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये भी 0 होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस पे नहीं होगा। तो ओवरऑल 0 + 0, तो ओवरऑल हमारे पास स्फीयर पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा जिसकी वजह से हमारे पास ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो केटायनिक फॉर्म में भी होता है, एनायनिक और न्यूट्रल फॉर्म में भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो हिस्से हैं, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड। पहले इस सेंट्रल मेटल एटम को पढ़ते हैं। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम असल में क्या होता है? ये असल में मेटल होता है, मेटल। इसके साथ हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे मेटल। ये असल में मेटल होता है, स्पेसिफिकली खास तौर पे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल होता है ये। तो ये मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हमने यहाँ पे पहले Fe के ऑर्बिटल में देख लिया है कि उसके ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं थे। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तो इस वजह से उसमें हम
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशन उसको कहेंगे। ये हासिल में हमारे पास ई पॉजिटिव होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करते हो। अच्छा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, पूरे नहीं होते, या हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। यहां पे हमारे पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन डिविजन, वैकेंट ऑर्बिटल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये खुसूसियात असल में लीविस एसिड के होते हैं, लीविस एसिड के। हमने जब एसिड की डिफिनीशन की थी तो उसमें हमने ब्रॉन्सेलोरी और हीनियस और फिर उसमें हमने लीविस कंसेप्ट पढ़ा था। तो लीविस के मुताबिक वो सब्सटेंसेस एसिड होंगी जिनमें ये खुसूसियात होंगी। तो सेंट्रल मेटल एटम में ये खुसूसियात है, इस वजह से इनको हम लीविस एसिड भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लीविस एसिड कहलाते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इनकी हमारे पास टू टाइप्स की वैलेंसी होती है, टू टाइप्स। इनकी वैलेंसी दो किस्म की होती है। पहले हमारे पास जो वैलेंसी इनकी होंगी वो हमारे पास होगी नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू सीएमए। जितने हमारे पास लिगेंड अटैच होते हैं सीएमए या सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो जितने भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, मिसाल के तौर पे यहाँ पे निकल के साथ 5 लिगेंड अटैच हैं, तो निकल की हमारे पास जो वैलेंसी होगी एक किस्म की जो वैलेंसी होगी यहाँ पे वो हमारे पास 5 होगी। ये वैलेंसी 5 जो यहाँ पे शो कर रहा है निकल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी ये लिगेंड की तादाद की वजह से होती है। दूसरी नंबर पे जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी होगी वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होगी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पे होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन आयरन पे होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर पे होगा, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। तो इस वजह से हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है इसकी हमारे पास दो वैलेंसी हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को सही से समझने के लिए हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का आगाज कर लिया है। यहाँ पे एक कंपाउंड को देख लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 4 पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट के साथ अटैच है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, आयरन। तो आयरन जो है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके दो वैलेंसीज होंगी, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आयरन की वो होगी जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कितने लीगेंड इसके साथ अटैच है। आयरन के साथ 6 साइनाइड ग्रुप अटैच है, सियानो ग्रुप। तो जितने हमारे पास इसके साथ लीगेंड अटैच होंगे, ग्रुप अटैच होंगे, इसकी वजह से यहां पे हम कह सकते हैं कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होंगी। सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब ये कि जब हम वाटर में इसको डाल देते हैं तो ये हमारे पास ये जो लीगेंड होंगे इससे जुदा नहीं हो सकते, आयोनाइज नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकता। नंबर ऑफ लीगेंड डिपेंड, मतलब ये कि जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है ये नंबर ऑफ लीगेंड डिपेंडेंट है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लीगेंड अटैच है। जितने हमारे पास लीगेंड ज्यादा अटैच होंगे सेकेंडरी वैलेंसी उसकी ज्यादा होंगी। अगर हम देख लें यहाँ पे तो आयरन के साथ 6 साइनाइड ग्रुप अटैच है, 6। तो एक वैलेंसी ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो छठी ग्रुप की वजह से 6 ग्रुप इसमें अटैच है, इसकी जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 6 होगी। और इनको हम, जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम which is also known as the secondary valency, या we can say coordination number of central metal atom। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी वैलेंसी की तरफ के बारे में। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास ये असल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA होता है, सेंट्रल मेटल एटम, एंड द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये इनमें ओवरऑल जो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मिसाल के तौर पे यहां पे हमने कैलकुलेशन किया है +2। तो जो आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये असल में इस आयरन का या इस आयरन की प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि ये इसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी बुनियाद पे हमारे पास यहाँ पे आयरन अपने आप को
+2 की फॉर्म में शो कर रहा है। ये असल में हमारे पास आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल ड्यू टू वीक इंटरेक्शन ऑफ आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जब ये +2 साइनाइड के -1 के साथ अटैच हो जाए, जब एक सम उसका निकाल ले हम, तो वो 6 होते हैं और ये +2 होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे -4 आ जाता है, -4। तो ये असल में इस प्राइमरी वैलेंसी के अलजेब्रिक सम विद लिगेंड के साथ जब हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसकी हमारे पास वैलेंसी आ जाती है, और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो आयंस अटैच होते हैं, इनको जब हम वाटर में डाल देते हैं तो ये वीकली अटैच होते हैं, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज। तो असल में ये जो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है उसमें अपना हिस्सा डाल देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आयन अटैच होते हैं वो वाटर में अलग होकर आयोनाइज फॉर्म में रह जाते हैं। मिसाल की हम कुछ इस तरह देंगे, इसकी हम कुछ इस तरह देंगे कि जो हमारे पास पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट है, इसमें आयरन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी मालूम करना चाहे तो इसको हम x यहाँ पे पुट करेंगे। पोटेशियम का +1 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, +x प्लस साइनाइड ग्रुप पे -1 चार्ज होता है, -1, तो -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसको यहां से शिफ्ट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे +6 -4 आ जाएगा, तो +2। तो मतलब ये कि जो आयरन पे चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है इस पूरे कंपाउंड में, और जो +2 आयरन पे चार्ज होगा ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी होगी और इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 2 किस्म की वैलेंसी जो सेंट्रल मेटल एटम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रख सकते हैं।